बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे जी, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमने इस्टेब्लिश किया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देता है बिटवीन प्रोमिजर एंड प्रोमिदी। इसके बाद अगर प्रोमिजर अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दे और प्रोमिजी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दे तो हम टेक्निकली कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है, डिस्चार्ज हो गया। पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज ऑन द वैलिड परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमने कहा कि जो परफॉर्मेंस है ना, ये दो तरह की हो सकती है। वन इज कॉल्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड अदर इज कॉल्ड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस का तो मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया गया, पार्टी ए ने अपने हिस्से का काम कर दिया, पार्टी बी ने अपने हिस्से का काम कर दिया। विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन, तो उस शख्स ने घर की पेमेंट कर दी है और इसने घर की ट्रांसफर करवा दी। एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गई, कॉन्ट्रैक्ट बिकम डिस्चार्ज। फिर हमने एक सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का, कि अगर प्रोमिजर ने ऑफर टू परफॉर्म कर दिया है, यानी प्रोमिजर की तरफ से काम परफॉर्म हो गया है लेकिन प्रोमिजी को वो काम पसंद नहीं आ रहा, यानी प्रोमिजी ने वो परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं की, तो लॉ कहता है कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्चार्ज हो गया एंड प्रोमिजी डिड नॉट परफॉर्म अगेन। ठीक है ना, प्रोमिजर डिड नॉट परफॉर्म अगेन। फिर हमने कहा कि यार क्या कोई भी काम अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में आ जाएगा, तो लॉ ने कहा नहीं, देयर आर सम एसेंशियल्स ऑफ अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। नंबर 1 अनकंडीशनल, नंबर 2 प्रॉपर टाइम, नंबर 3 प्रॉपर प्लेस, नंबर 4 प्रॉपर पर्सन, नंबर 5 रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जामिनेशन, नंबर 6 होल ऑब्लिगेशन। ये 6 रिक्वायरमेंट उसमें पूरी होनी चाहिए। और अगर ये परफॉर्मेंस रिलेटेड टू मनी है तो फिर 7वीं भी होनी चाहिए, इट मस्ट बी अ लीगल फिक्स अमाउंट एंड लीगल टेंडर। ये सारा काम हम करके गए और फिर हमने डिफरेंट एग्जांपल्स की मदद से अलग अलग कर लिया कि गुड्स एंड सर्विसेज की परफॉर्मेंस कैसे चलेगी और मनी की परफॉर्मेंस कैसे चलेगी, और ये सारी बातें हमने इसके अंदर अकाउंट फॉर कर ली थी। फिर आ गया था कॉन्सेप्ट पर, हम पहुंच गए थे एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट पर हम खड़े थे। रूल्स फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि हमें ये पता चले कि एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट से मुराद क्या है, कहाँ ये इन रूल्स की हमें जरूरत पड़ जाएगी और फिर ये रूल्स कैसे अप्लाई होंगे। नंबर 1, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट मींस एलोकेशन ऑफ पेमेंट टू अ पर्टिकुलर डेट। एलोकेशन ऑफ पेमेंट, कभी आप जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना तो वहाँ ओवरहेड्स वगैरह की एलोकेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो पढ़ेंगे। मतलब एक शख्स ने 3 इनवॉइसेस के जरिए, एक इनवॉइस उसने ली, उसका नंबर था 2020, ये थी 2 लाख रुपए की इनवॉइस, ठीक है, इसकी डेट थी 1 जुलाई 2023। एक और इनवॉइस आई 15 जुलाई 2023, इसका नंबर था 2040 और ये 3 लाख रुपए की अमाउंट थी। एक और इनवॉइस आई 28 जुलाई 2023, इसका इनवॉइस नंबर था 2080 और ये थी 5 लाख रुपए की। ये 1 मिलियन रुपीज आउटस्टैंडिंग आ रहा है, ठीक है ना, ये 1 मिलियन रुपीज, ये सारी क्रेडिट परचेज थी, 1 मिलियन रुपीज आउटस्टैंडिंग आ रहा है। ये आदमी अगर पेमेंट करता है, पेमेंट ऑफ ₹1,50,000, तो इसका क्या मतलब है, ठीक है ना, इसका क्या उसूल है, इसका क्या मतलब है। या फिर आ गया जी पेमेंट ऑफ ₹3,50,000। लॉ इस इशू
इशू को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि देयर शुड बी मल्टीपल डेट्स। ये अलग इनवॉइस है, ये अलग इनवॉइस है, ये अलग इनवॉइस है, यहां से इस्टेब्लिश हो गया मल्टीपल डेट्स। ठीक है ना। अब लॉ ये कह रहा है कि अगर कोई पेमेंट ऐसी की जाए जो कि मल्टीपल डेट है, तो ये पेमेंट यहां जाए या यहां जाए, इसको एप्रोप्रिएशन कह रहे हैं। ठीक है ना। तो डेफिनेशन फिर देख लेते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट मींस एलोकेशन ऑफ पेमेंट टू अ पर्टिकुलर डेट। अब रूल क्या बताया जा रहा है? रूल नंबर 1, where a debtor owing several distinctive debt to one person makes a payment to him with either express or implied intimation that payment is to be applied to discharge some particular debt, the payment if accepted must be applied accordingly। वो कहता है अगर तो पेमेंट करने वाला, where a debtor कौन है? पेमेंट करने वाला। अगर पेमेंट करने वाला पेमेंट के टाइम पर एक्सप्रेसिवली बता दे कि यार ये 1.5 लाख रुपया मैं इस इनवॉइस के पे कर रहा हूं, और पेमेंट रिसीव करने वाला ये 1.5 लाख रख ले, तो ये पेमेंट इसी 1.5 लाख के 5 लाख के अगेंस्ट एडजस्ट होगी। ठीक है ना। या इम्प्लाइडली, या तो ओपनली बता दिया जाए एक्सप्रेसिवली, और इम्प्लॉइड इंटीमेशन। अब इम्प्लॉइड इंटीमेशन कैसे हो सकती है? एक्सप्रेसिवली का तो मतलब है ना, आमतौर पर लोग जब चेक से पेमेंट करते हैं तो चेक के पीछे ही लिख देते हैं कि फला इनवॉइस नंबर की पेमेंट कर रहा हूं। ठीक है ना। ये तो चेक का फ्रंट था ना, इसकी बैक पर लिख दिया कि इनवॉइस नंबर 2020 के मैं 1,50,000 पे कर रहा हूं। ये तो हो गया एक्सप्रेसिवली। ठीक है ना। एम्प्लॉयडली का मतलब है कि सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं कि ये कौन सी पेमेंट का जिक्र चल रहा है। मसलन हो सकता है आपने रिमाइंडर भेजा हो, लेटर भेजा हो कि यार भाई बाकी पेमेंट छोड़ो, ये वाले माल की पेमेंट कर दो। ये वाला माल हमारे पास पहले ही शॉर्ट था, हमने तो तुम्हें भाई ऑब्लाइज करने के लिए दिया था, इसकी पेमेंट क्लियर करो, बाकी की खैर है। अब उसने 1.5 लाख भेज दिया, 2 लाख भेज दिया, तो जाहिर पता लग रहा है इम्प्लॉइड सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं कि कौन सी पेमेंट आई है। ठीक है ना। ये एम्प्लॉयडली का मीनिंग आ गया। या बाद दफा एम्प्लॉयडली का मीनिंग ये भी है कि अमाउंट टैली हो गई, 3 लाख रुपया भेज दिया, तो भी एक एम्प्लॉयड मीनिंग आ गए। अच्छा यार ये 2 लाख था, ये 3 लाख था, ये 5 लाख था, तो शायद ये भेजेगी। इन सारे सर्कमस्टांसेस को लॉ कहता है कि अगर पेमेंट करने वाले ने बता दिया पेमेंट करते वक्त कि मैं फुला पेमेंट कर रहा हूं, तो पेमेंट रिसीव करने वाले पर लीगल बाइंडिंग है कि उसी डेट के अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन करे। ठीक होगी ना बात। हाँ, वो एक काम कर सकता हो, कहता नहीं भाई ये पेमेंट नहीं आप रिसीव कर रहे, आप पहले हमारी पिछली पेमेंट करें, फिर ये वाली इनवॉइस की हमने पेमेंट रिसीव करनी है। क्योंकि लॉ ने यहाँ क्या है? इफ एक्सेप्टेड। चलें जी, पहला राइट क्रिएट हो गया किसका? डेटर का। दूसरा राइट क्रिएट कर दिया लॉ ने कि अगर डेटर अपना राइट एक्सरसाइज ना करे, ना एक्सप्रेसिवली पता चल रहा कौन सी पेमेंट हुई है, ना एम्प्लॉयडली पता चल रहा कौन सी पेमेंट हुई है, कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं थे, तो कह रहा फिर ये अमाउंट, ये राइट क्रेडिटर के पास चला गया, पेमेंट रिसीव करने वाले के पास चला गया। When debt to be discharged is not indicator, the creditor have the option to apply the payment to any lawful debt। लेकिन अहम बात है क्या? When debt to be discharged is not indicated, यानी अगर ऑप्शन नंबर 1 अवेल ना की हो, अगर ऑप्शन 1 अवेल नहीं की, अगर डेटर ने अपना राइट एक्सरसाइज नहीं किया, तो लॉ ने उठा के ये राइट क्रेडिटर को दे और उसे कहा कि एनी लॉफुल डेट जो है ना उसके अगेंस्ट इसको एडजस्ट कर लो, इवन इफ इट इज टाइम बार्ड डेट। हत्ता कि अगर वो जो टाइम बार्ड का कॉन्सेप्ट है कि 3 साल के बाद आप अदालत नहीं जा सकते, आप उसके अगेंस्ट भी एडजस्ट कर सकते हो।
but he cannot apply the debt to a disputed debt. दो बातें याद रखनी है साथ से, टाइम बार डेट एडजस्ट हो सकता है, डिस्प्यूटेड डेट एडजस्ट नहीं हो सकता, मर्जी आपकी है। अब आप चाहें तो आपके यहाँ जो सबसे आखिरी पेमेंट है ये रिसीव की है, जो सबसे पहली पेमेंट है वो रिसीव की है, जो दरमियान वाली पेमेंट है वो रिसीव की है, आपकी मर्जी है। इसका मतलब है जरा सोचें ये काम हो कैसे रहा होगा। पहला तो डेटर को इख्तियार दिया कि आप पेमेंट के टाइम पर लिखकर बता दें मैं कौन सी पेमेंट कर रहा हूं, या इम्प्लॉयडली पता चल जाए। दूसरा क्रेडिटर को, अब क्रेडिटर ने रसीद काटनी है ना, क्रेडिटर ने रसीद काटनी है तो वो बताए वो कौन से पैसे रिसीव कर रहा है। इनवॉइस नंबर 2020 के कर रहा है, 2040 के कर रहा है या 2080 के कर रहा है, बताए, अप्लाई करे। अगर क्रेडिटर ने भी अपना राइट एक्सरसाइज नहीं किया बल्कि उसने रसीद आपको क्या काट के दी, उसने रसीद काट के दी, रिसीव्ड ₹1,50,000 विद थैंक्स, ठीक है ना, ये नहीं बताया किसके अगेंस्ट रिसीव किया, बल्कि सिर्फ पैसे ले ली, ऑन अकाउंट पेमेंट ले ली है, अप्रोप्रिएशन नहीं की है। उसे चाहिए था पेमेंट रिसीव करते वक्त क्या करता, अप्रोप्रिएशन करता, कहता जी 2020 वाले पैसे आ गए, 2040 वाले पैसे आ गए, 2080 वाले पैसे आ गए। इसने भी नहीं अपना राइट एक्सरसाइज किया। अच्छा जी, तीसरा बात, the payment shall be applied in discharge of the debt in order of time whether or not they are time barred। वो कहता है कि यार अगर तो ऐसा हुआ है, इसने भी अपना राइट एक्सरसाइज नहीं किया, तो फिर वो कह रहा है क्या करें, टाइम के हिसाब से चलें। इन अदर वर्ड ऑल पेमेंट शैल बी अप्लाइड टुवर्ड द पेमेंट ऑफ फर्स्ट डेट टिल इट गेट्स एक्सटिंग्विश्ड। वो कहता है कि फिर आप FIFO मेथड लगाएं, अकाउंटिंग की लैंग्वेज यूज करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहला राइट डेटर का, दूसरा राइट क्रेडिटर का, तीसरा राइट FIFO मेथड का। Similarly, all subsequent payment applied towards second debt till it gets exhausted, and so on. If debt are of equal standing, the payment shall be applied in discharge of each proportionately. अगर FIFO किसी डेट पे ना लग सके, एक ही वक्त में दो इनवॉइस हैं एक ही डेट की, तो फिर उसे अपोर्शन करते हैं। बात समझ आई है? एक ही डेट की अगर दो इनवॉइसेस आ गई हैं और आपकी आजकल तो आपको पता है कंप्यूटराइज दौर है, इनवॉइस के ऊपर टाइम भी प्रिंट हुआ होता, तो फिर तो पता चल गया, फिर तो FIFO ही लग सकता है ना। लेकिन आप समझें कि नहीं, टाइम प्रिंट नहीं हो रहा, सिर्फ डेट प्रिंट हो रही है, तो अब नहीं पता चला कौन सी डेट, कौन सी पहले है कौन सी बाद में है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, फिर वो कह रहा है फिर इसको क्या करते हैं, अप्रोप्रिएशन कर दें इसकी, यानी दोनों में उसकी अमाउंट की रेशो से डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ऐसे समझ लें इस बात को। ऐसे देखिए, फर्स्ट क्लास एक इनवॉइस थी 20, वही वाली इनवॉइस ले लेते 2020 2 लाख रुपए की, और दूसरी इनवॉइस थी 2040 3 लाख रुपए की। एक ही डेट है दोनों की, ठीक है ना। और इस बंदे ने 2.5 लाख रुपया दे दिया, 2.5 लाख की पेमेंट की। रूल 1 कहता था पेमेंट करने वाला डिसाइड कर ले, उसने अपना राइट एक्सरसाइज नहीं किया। रूल 2 कहता था पेमेंट रिसीव करने वाला अपना राइट एक्सरसाइज कर ले, उसने भी रिसीव नहीं किया, उसने कहा रिसीव विद थैंक्स 2,50,000 फ्रॉम दिस, बस ये रसीद काट के दे दी। अब रूल 3 अप्लाई हो रहा है, कहता है FIFO लगाओ। अगर तो 2.5 लाख रुपया इसने पे किया ना, अगर तो डेट लिखी हुई है तो फिर ये 2 लाख सारे आ गए, 50,000 इसमें से आ गए। अगर डेट लिखी हुई है तो FIFO का मतलब ये। फिर वो कह रहा अगर डेट भी नहीं लिखी तो फिर क्या करें, फिर वो कहते हैं इसी रेशो से अपोर्शन कर दें। क्या मतलब, टोटल अमाउंट कितनी बनी, 5 लाख, ठीक है। इनवॉइस
इनवॉइस 2020 में कितने पैसे जाएं? रेशो कैसे निकलेगी? 2 लाख बटा 200,000 डिवाइडेड बाय 500,000 मल्टीप्लाइड बाय जितने पैसे आए हैं 2.5 लाख। ये इनवॉइस 2020 में पैसे चले गए। इनवॉइस 2040 में कैसे जाएंगे? 300,000 डिवाइडेड बाय 500,000 मल्टीप्लाइड बाय 2,50,000। बोलिए क्या रेशो आ गया? 1 लाख आ गया। हाँ, और ये 1.5 लाख आ गया। 2.5 लाख की अपोर्शनमेंट होगी। बात समझ आ गई? रूल नंबर 1, डेटर डिसाइड करे, पेमेंट करने वाला डिसाइड करे। अगर पेमेंट रिसीव करने वाले ने एक्सेप्ट की है तो उसी के मुताबिक चले। रूल नंबर 2, क्रेडिटर डिसाइड करे। ठीक है ना? अगर क्रेडिटर ने डिसाइड करना था तो उसके पास क्या ऑप्शन थी? वो कहता है यार ये 2.5 लाख रुपया सारे का सारा इस इनवॉइस का आ गया या किसी भी इनवॉइस का आ गया। ठीक है ना? या ऐसे भी कह सकता था कि यार 2 लाख ये आ गया, 50,000 ये आ गया, या 2 लाख इसमें से आ गया, 50,000 इसमें से आ गया। एनी कुछ भी किया जा सकता था। उसको कोई लॉजिक फॉलो नहीं करने, उसकी मर्जी है, सिवाय एक बात के, डिस्प्यूटेड अमाउंट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं करना। हाँ, उसने अपने लीगल सर्कमस्टांस जरूर वॉच करना है। एक जिसे हम कहते हैं ना, एक रैशनल इंसान होने का सबूत जरूर देना है। मसलन फर्ज कर लें, एक इनवॉइस पुरानी चली आ रही थी, उसका नंबर था 1010। ये 5 साल पुराने कोई 2 लाख रुपए रहते थे, 5 साल पुराना। अदालत भी नहीं जा सकते, टाइम बार्ड हो गया। उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो उसमें से पैसे आ गए, 2 लाख आ गए, बाकी के 50,000 कहीं हो। बात समझ आ रही? तो सबसे पहले समझने की जरूरत है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्यूटेड अमाउंट एंड टाइम बार्ड। टाइम बार्ड इज नॉट डिस्प्यूटेड, सिर्फ टाइम लैप्स कर गया है, पेमेंट अगले ने की नहीं है, 3 साल गुजर गए हैं। अब अदालत कह रही है कि यार ये मामला हमारे पास नहीं लेकर आ, हमने आपको 3 साल का टाइम दिया था, एनी डिस्प्यूट हमारे पास 3 साल के अंदर आता है। डिस्प्यूटेड अमाउंट का मतलब है अभी कोई हमारी बहस चल रही है, प्राइस पर हो सकती है, क्वालिटी पर हो सकती है, क्वांटिटी पर हो सकती है, हम एग्री नहीं कर रहे एक दूसरे से, यही नहीं पता कितने पैसे देने हैं। लॉ कहते हैं डिस्प्यूटेड अमाउंट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होगा, हाँ टाइम बार्ड के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। बात क्लियर है जी? अच्छा जी, 3 उसूल आमतौर पर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो 3 काम करते हैं। चौथा उसूल, वेयर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बोथ आर ड्यू। आप उधर क्यूएम के अंदर भी पढ़कर आए हैं कि हम जब कोई इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो उसमें एक अमाउंट प्रिंसिपल की है और एक अमाउंट इंटरेस्ट की है। वो कहते हैं अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस है, मसलन आपने एक बैंक की इंस्टॉलमेंट देनी थी, कोई लीज की इंस्टॉलमेंट देनी थी 2,50,000 रुपए की, लेकिन आपने 1.5 लाख रुपया पे कर दिया। ठीक है ना? अगर किसी अमाउंट में, अगर किसी इंस्टॉलमेंट में, इफ द प्रिंसिपल अमाउंट एंड मार्कअप बोथ आर ड्यू, देन मार्कअप इज सेटल्ड फर्स्ट एंड देन प्रिंसिपल अमाउंट इज सेटल्ड। अब ये बंदा क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है यार देखो भाई, मैंने आपके 2.5 लाख रुपया देना था ना, फर्ज करें इस 2.5 लाख का ब्रेकअप ये था, इसमें से 2 लाख प्रिंसिपल की अमाउंट थी और 50,000 इंटरेस्ट था। अब पेमेंट करने वाला क्या चाहता है? वो कहता है यार ये 1.5 लाख आप प्रिंसिपल के अगेंस्ट एडजस्ट करो ताकि मेरा इंटरेस्ट का मीटर थोड़ा क्या हो जाए, स्लो हो जाए, क्यूएम याद करें। ठीक है? लेकिन लॉ कह रहा नहीं, इस 1.5 लाख में से पहले इंटरेस्ट एडजस्ट हुआ और 1 लाख रुपया आपका प्रिंसिपल आ गया, बाकी 1 लाख रुपए के ऊपर अभी इंटरेस्ट का मीटर चल रहा है। क्योंकि इंटरेस्ट तो आपको पता ना, पर मंथ, पर क्वार्टर, पर डे, किसी तरह भी हो सकता है ना। तो लॉ ये कह रहा है कि अगर
इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ड्यू हैं और आप एक अमाउंट दे रहे हैं, अच्छा यहां अब आपका ये इख्तियार नहीं है कि आप कहें जी मैंने पहले प्रिंसिपल दिया, आप कहें जी मैंने रूल नंबर 1 लगा दिया। नो नो नो, एक और उसूल याद रखें, जब किसी सिचुएशन का स्पेसिफिक रूल आ जाए तो फिर जो जनरल रूल होता है वो अप्लाई नहीं होता बल्कि स्पेसिफिक हो जाता है। अगर पेमेंट में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों शामिल हैं तो इसका तो स्पेसिफिक रूल आ गया, इस पे ना डेटर का इख्तियार है ना क्रेडिटर का इख्तियार है, अल्लाह ने खुद बताया कैसे चलना है। बात समझ आ रही? तो ये 4 बुनियादी सादा से उसूल हैं। रूल नंबर 1, डेटर विल डिसाइड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। नंबर 2, creditor should decide at the time of receipt, at the time of receipt। अब अगर इसने भी उस वक्त डिसाइड नहीं किया तो फिर लॉ कह रहा है FIFO will apply, ठीक है ना। और अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है तो पहले इंटरेस्ट बाद में प्रिंसिपल। अच्छा जनाब, लाइक जनाब इसको पढ़ते हो, फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ सम पेएबल बाय निसार टू महराज ऑन 4 मार्च 2017। डेट ऑफ इनवॉइस 1 जनवरी 2016 2 लाख रुपया, और उसके आगे रिमार्क्स लिखे गारंटीड बाय इमरान। फिर 8 जून 2016 1.5 लाख रुपया, और उसके सामने गारंटी किसी की नहीं है। टोटल अमाउंट ड्यू हो गई 3,50,000, मल्टीपल डेट क्रिएट हो गए। नासिर सेंड अ चेक ऑफ ₹100,000 ऑन 5 मार्च 2017। As there were no instruction from Nisar, Miraj adjusted the payment against the amount of 1,50,000. The guarantor Imran objected to such appropriation and claimed that adjustment should be made in order of date of invoice. Under the provision of Contract Act 1872, discuss whether the objection of Imran is justified. वो कहते हैं इमरान गारंटर था ना, जैसे आप किसी से डेट लेते हैं तो कोई गारंटर इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि अगर ये पैसे नहीं देगा तो मैं दूंगा। इमरान ने गारंटी दे रखी थी। अब क्योंकि पेमेंट करने वाले ने रूल नंबर 1 अप्लाई नहीं किया, पेमेंट रिसीव करने वाले के पास ला ने इख्तियार दिया था कि फिर आपकी मर्जी है। उसने अपना इख्तियार इस्तेमाल करके उसने देखा कि यार अगर 2 लाख के अगेंस्ट डिफॉल्ट होता है तो मेरे पास गारंटर भी अवेलेबल है। मेरी इन 2 अमाउंट में रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व कहाँ है? 150 पर। उसने मोर रिस्की वाली को एडजस्ट कर लिया। अब गारंटर को एतराज हो रहा है कि यार भाई मैंने गारंटी ये थोड़े दी थी, आपके पास पैसे आए भी, आपने मेरी वाली गारंटी वाली अमाउंट में इसको एडजस्ट नहीं किया। तो पूछ रहा है क्या ये ऑब्जेक्शन ठीक है? Imran objection is not valid in the absence of any intimation from the debtor or circumstances indicating to which debt payment is to be applied. Implied के लिए लिखा लफ्ज़। The creditor is free to use his discretion and apply it any lawful debt actually due and payable to him from actually due से भी एक बात और समझ लें, ये ना हो गया आपने मसलन यहां समझे हमने पेमेंट की है 5 मार्च को, एक इनवॉइस 10 मार्च 2017 की भी थी, वो कहते मैंने उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया। नहीं, इट मस्ट बी ड्यू। फ्यूचर के डेट्स के अगेंस्ट भी एडजस्टमेंट नहीं की जा सकती, ये बात भी लिख लें। फ्यूचर के डेट के अगेंस्ट भी एडजस्टमेंट नहीं की जा सकती। इसका मतलब 2 जगह एडजस्टमेंट नहीं की जा सकती। नंबर 1 डिस्प्यूटेड अमाउंट, नंबर 2 फ्यूचर डेट्स। डेटर तो जैसे बता दे हो जाएगा,
अमाउंट ड्यू, ठीक हो गई बात जी? ओके अच्छा जी, एक और सर्कमस्टांस है, मैंने कहा था ना ये एक अकाउंटिंग के सवाल की तरह सवाल इसमें से बाद दफा बन जाता है, इसीलिए हम इसे दोबारा डिटेल से आज आकर हमने किया। फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑन अगस्त 4, 2011 फॉर सम पेएबल बाय उबैद ऑन अकाउंट ऑफ क्लॉथ सप्लाइड बाय बिलाल। अकाउंट आ गया जी, 1 जनवरी 2008 37,000 टाइम बार्ड अंडर लिमिटेशन एक्ट। हम कहाँ खड़े हैं? 2011 में। 8 से 2008 से 11 3 साल से ज्यादा का टाइम गुजर गया है। डेट टाइम बार्ड हो गया। टाइम बार्ड का ये मतलब नहीं है ये पैसे रिकवर नहीं किए जा सकते। इन पैसों की रिकवरी के लिए अदालत नहीं जाया जा सकता, ठीक है ना? पैसे तो लेने आपने, इन पैसों की रिकवरी के लिए अदालत नहीं जाया जा सकता। फिर जनाब 2 मार्च 2009 20,000, 30 अगस्त 2010 50,000 गारंटीड बाय वसीम। फिर 28 अप्रैल 2011 और टोटल अमाउंट आ गई 1,70,000। उबैद सेंड अ चेक फॉर ₹70,000 on 5th August 2011. There been no instruction from Ubaid. Bilal adjusted the payment against the following. सबसे पहले तो कहा जो बिस्मिल्लाह, ये जो पैसे कभी नहीं रिकवर हो सकते ये आ गया मेरा, ठीक है ना? इवन टाइम बार्ड डेट। नंबर 2, फिर उसने देखा इसका गारंटर कोई नहीं, उसने ये भी एडजस्ट कर लिया। फिर जो बाकी अमाउंट बची उसने कहा इसका गारंटर कोई नहीं है, उसने इसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लिए 28/11 वाले के अगेंस्ट। यस, इट इज अ लूज बॉल। लॉ यही कह रहा है कि जिसने पेमेंट रिसीव की है वो अकॉर्डिंगली अप्लाई करता है, ठीक है ना? लॉ यही कह रहा है। अब यहां से ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है कौन? वसीम कर सकता है। और कौन कर सकता है? बिलाल कर सकता है कि यार वो तो टाइम बार्ड हो गया था, इन दोनों की कोई हैसियत नहीं है। लॉ यही कह रहा है। क्लियर होगी ना बात? अच्छा, दूसरा रिवर्सल सोचिए, अगर बिलाल ही कह के भेजता कि भाई कितने का चेक भेजा उसने 70,000 का, वो कहता जी 50,000 ये आया और 20,000 ये आया, तो फिर ये उबैद कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसका राइट था। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जनाब मैं तो पहले ये रिसीव करूंगा। हाँ, ये कह सकते हैं पेमेंट रिसीव किए बगैर कि नहीं भाई, क्योंकि बिजनेस में आपने चलना होता है ना आगे, बिजनेस में आपने आगे चलना होता है। पेमेंट रिसीव किए बगैर क्योंकि नहीं भाई पहले वो 37,000 रुपया पे करोगे तो मैं आपके पैसे ले रहा हूँ, अदरवाइज नहीं ले रहा पैसे। वो टाइम बार्ड होने का ये मतलब थोड़ा है कि अब आपको दोगे नहीं, मेरे आपको माल चाहिए ना, मैं आपको माल ही नहीं दे रहा हूँ। आप पहले वो डेट क्लियर करें, बाकी कोई और पैसे हमने नहीं। ये वाला आर्गुमेंट ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पैसे रिसीव करने के बाद आपको वैसे ही अप्लाई करने हैं जैसे पेमेंट करने वाले ने कहे हैं। इस उसूल को और इस डिफरेंस को समझ के चलना है, ठीक है ना? और अगर पेमेंट करने वाले ने कुछ नहीं कहा तो आपके पास लूज बॉल है। अच्छा, इसी में एक ऐड कर देते कि ये डिस्प्यूटेड अमाउंट है, फिर आपको अप्रोप्रिएशन करके दिखाते तो आपने कहना था कि नहीं डिस्प्यूटेड के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकते, ठीक है ना? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए अब आपको जी। सॉरी, क्लियर हो गई बात? अच्छा जनाब, the guarantor objected to such appropriation and claimed that since the amount of 37,000 was time barred, it should not be adjusted and full amount guaranteed by him should be fully. Is the objection of Wasim valid? Discuss how the above payment of 70,000 should be applied under each of the following independent circumstances according to the provision of Contract Act 1872. पहला circumstances क्या है?
the following word written on the back of the check, 20,000 plus 50,000. अब एम्प्लॉयड हो गया, सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं कि वो ये बता रहा है, बल्कि एक्सप्रेस ही हो गया, ठीक है ना, एक्सप्रेस ही हो गया. नो इंस्ट्रक्शन about appropriation of payment were given by Ubaid. Bilal did not make any appropriation. वो कह रहे ना उसने, वही रूल 1 भी नहीं लगा, 2 भी नहीं लगा, अब क्या लगेगा, FIFO लगेगा. अच्छा, FIFO जब हम लगा रहे थे, तो अगर हम जरा गौर करें, जब हम FIFO लगा रहे थे तो वहां एक बात लिखी हुई थी, कैसे, the payment shall be applied in discharge of debt in order of time, whether or not they are time barred. Time barred को भी कंसिडर करके चलना है. इसका मतलब है अब भी सबसे पहले कौन सी पेमेंट को रिसीव करनी है, हमने टाइम बार्ड वाली रिसीव करनी है, ठीक है ना. इसका सेकंड पार्ट, the payment should be applied in discharge the debt in order in which they become. It is irrelevant whether the debt are or not time barred by law in force for the time being. इसका मतलब है क्या रिसीव करें, सबसे पहले 37,000 रिसीव करें, फिर 20,000 रिसीव करें, कितने हो गए, और बाकी क्या गारंटी वाले से रिसीव करें. अब आपकी ऑप्शन खत्म हो गई कि यार ये तो लेस रिस्की है, जंप करके यहाँ चला जाता हूँ. आपकी ऑप्शन खत्म होगी अगर आपने एट द टाइम ऑफ रिसीट इसको वेल नहीं की. बात क्लियर हुई है. एट द टाइम ऑफ रिसीट अगर आपने इस ऑप्शन को वेल नहीं किया तो फिर आपको ऐसे देखना पड़ेगा. तो बड़े अच्छी एग्जांपल दी आईकैप की किताब में ही रिप्रोड्यूस हुई हैं, वहीं से हमने इसको लिया हुआ, यानी पास पेपर टाइप एग्जांपल्स हैं. ये सारी बातें हमारे इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छा सा तैयार कर देंगी इंशाअल्लाह ताला. जी बच्चे, जी बिल्कुल होगी. देखिए ना, जो फ्यूचर वाली में इधर देखें, जो पहले वाली, where a debtor owing several distinctive debt to one person make payment to him with either express or employed, that payment is applied to discharge of some particular debt. The payment if received must be applied accordingly. पेमेंट करने वाले की वो है, ठीक है ना. क्योंकि जब आप यहां से एक इंटरप्रिटेशन आप ये ले सकते हैं कि सर फ्यूचर के पैसे वो दे रहा है, तो वो तो बता रहा है ना कि मैं डेट दे ही नहीं रहा, डेट के अगेंस्ट पेमेंट कर ही नहीं रहा, ठीक है. इस वाले केस में वो फ्यूचर की पेमेंट, यानी पेमेंट करने वाला बाउंड कर सकता है कि पैसे मैं किसके लिए दे रहा हूं. अगर उसने नहीं किया तो रिसीव करने वाले के पास राइट आ गया, सिवाय डिस्प्यूटेड के. और अगर इसने भी अप्लाई नहीं किया तो फिर FIFO मेथड लगेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम बार्ड डेट, इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम बार्ड डेट. और अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की बात हो रही है तो फिर इंटरेस्ट पहले, प्रिंसिपल बाद में. वो जो एक कहावत मशहूर है ना, असल से सूद प्यारा, एक कहावत है ना, ये उसी उसूल के तहत बना हुआ उसूल है कि पहले इंटरेस्ट ले लिया जाएगा, प्रिंसिपल बाद में लिया जाएगा. अच्छा जी, अब कुछ टर्म्स इस्तेमाल होने लगी हैं जिनमें से चलें एक पहली टर्म को आज हम इंट्रोड्यूस करते हैं. एक टर्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं, नोवेशन. Novation means substitution of new contract for an old one. अच्छा जी, इससे पहले बल्कि कंट्रास्ट में यहाँ ज्यादा एग्जांपल्स आ रहे हैं, यहाँ से पढ़ते हैं. यहाँ कुछ बेसिक टर्म्स आ रही हैं, फिर इसको कल इंशाल्लाह डिटेल में आके करेंगे. पहली टर्म क्या लिखी हुई है जी, सेशन is the cancellation of a contract by mutual agreement of parties. मसलन, will you purchase my house for rupees 10 million? कॉन्ट्रैक्ट कर लिया,
5 लाख रुपया एडवांस भी दे दिया, अब तय हो गया जनाब फलां तारीख को ये काम करेगा। बाद में एक पार्टी को ख्याल आता है कि यार मैंने घर बेचना नहीं था लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कर बैठा हूँ। उन्होंने कहा चलो यार सामने वाले से बात तो करके देखता हूँ कि यार मैं तो घर नहीं सेल करना चाहता, हालांकि लीगली बाउंड हो गया वो, लेकिन उसने बात की, उसने कहा यार मैं घर बेचना नहीं चाह रहा, मैंने उस वक्त जज्बात में आपको कह दिया, मेरा ख्याल था लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं नहीं बेचना चाहता। बाई कॉन्ट्रैक्ट तो मैं आपसे जाहिर है बाउंड हूँ। उसने कहा यार वैसे सच्ची बात यह दिल मेरा भी नहीं मुतमईन हो रहा, मैंने उस वक्त आपको कह तो दिया, मुझे भी पेमेंट अरेंज करने में बड़ा मसला हो रहा है, तो चलो ठीक है यार हम कैंसिल कर लेते हैं अपना सौदा। म्यूचुअल एग्रीमेंट से दोनों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो क्या टर्म इस्तेमाल करेंगे? अब जाहिर है कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया ना, लीगल ऑब्लिगेशन तो दोनों की पूरी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, लेकिन कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज नहीं, वो तो जब म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया तो फिर तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी ना, फिर तो वापस कर देंगे। फोरफिटेड तो अप्लाई करेगा, क्यों कहेगा नहीं नहीं भाई मैंने तो घर खरीदना है, वो कहता है अच्छा खरीदना है तो तुम्हारे पास और क्या इख्तियार है, तुम मेरा फोरफिटेड डिपॉजिट रख लोगे, यही उसूल है हमारा, ठीक है ना। अगर फोरफिटेड डिपॉजिट अप्लाई हो गया तो फिर ये नहीं है, फिर तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई हुआ है ना। अच्छा जी, फिर सेकंड टर्म आ गई ऑल्ट्रेशन। Alteration means a variation made in the language or terms of the contract with mutual. When this occur, original contract is discharged and new contract is created. The parties in alteration remain same. वो कहते हैं कि ऑल्ट्रेशन की टर्म हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। मसलन एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ ये बात। अच्छा, ऑल्ट्रेशन के साथ और क्या लिखा हुआ? अगली टर्म क्या है पहले उसको भी एक्सप्लेन करना है। रिमिशन। रिमिशन मीन एक्सेप्टिंग अ लेस अमाउंट देन द इनिशियल अमाउंट एग्रीड एंड रिलीजिंग द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। अच्छा चलिए पहले ऑल्ट्रेशन ही समझते हैं। दो लोगों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी के दरमियान। असल में मिस्टर ए के पास एक अदद शॉप थी, ये इसने रेंट पर दे दी 1.5 लाख रुपया पर मंथ के हिसाब से। मिस्टर ए ओनर था, इसने बी को 1.5 लाख रुपया रेंट पर शॉप दे दी और मिस्टर बी ने इस शॉप में कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट बना दिया। अब नया नया रेस्टोरेंट है, अभी चल नहीं रहा है, 1 महीना रेंट आ गया, दूसरा आ गया, अब शॉप इतनी चल नहीं रही है, अब रेंट जो है वो डिले होना शुरू हो गया, ठीक है ना। 5 तारीख को रेंट देना था, 15 तारीख आ गई है, अगले महीने 20 आ गई है। मैं कहा एक दिन लैंडलॉर्ड ने तंग आके कहा कि यार भाई ऐसे नहीं, मुझे तो भाई आप टाइम पे रेंट दोगे तो मैं आपके साथ चलूंगा, वरना मेरी दुकान खाली कर दो। मिस्टर बी ने कहा कि यार देखो भाई दुकान तो मैं खाली कर ही दूंगा, तुम्हें पता है कि मेरी दुकान इतनी चल नहीं रही है, तो थोड़ी देर सवेर हो रही है, कोई बात नहीं बर्दाश्त करो। उन्होंने कहा नहीं मेरा अपना घर का सारा डिस्टर्ब हो गया निजाम। उन्होंने कहा अच्छा देखो तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें भी नजर आ रहा है शॉप चल तो जानी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 1.5 लाख रुपया रेंट बड़ा हैवी रेंट है, बाकी दुकान आहिस्ता आहिस्ता चल ही रही है, तुम एक काम करो मेरे से किराया लेने की बजाय मेरे साथ पार्टनर आ जाओ, तुम मुझे रेंट ना लो, मेरे साथ प्रॉफिट शेयरिंग कर लो और फ्यूचर में दुकान चलेगी तो आज आपको 1.5 लाख मिल रहा है, हो सकता है आपको 5 लाख रुपया शेयर आ रहा हो। ऑनर ने भी थोड़ा सा सोचा साचा, उसने देखा, उसने कहा यार ये बाकी बात तो ठीक है, ये शॉप तो अल्टीमेटली चली जानी है 2-4 महीने में। उसने कहा ओके ठीक हो गया। उन्होंने दोनों ने अपना एग्रीमेंट रिवाइज कर लिया, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के एग्रीमेंट से निकल के पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में आ गए।
पढ़िए क्या लिखा है, रेमिशन मीन्स alteration means variation made in the language or term of the contract with mutual, when this occur original contract is, वो जो लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट का कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, एंड न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड। द पार्टीज इन ऑल्ट्रेशन रिमेन, पहले भी दो पार्टीज थी, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, अब भी दो पार्टीज है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, लेकिन पार्टीज ने अपना नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऐसे चेंज कर लिया है कि पार्टीज हो ही रही हैं, लेकिन पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो रेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट वो क्या हो गया है, डिस्चार्ज हो गया, और एक नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया है बिटवीन टू पार्टीज। कल आएंगे तो इन टर्म्स को इंशाल्लाह यहाँ से फर्दर आगे लेकर चलेंगे, लेकिन अब आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाएं, छुट्टियां भी काफी सारी मनाकर आ गए हैं, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।